हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम के बारे में। तो आज हम उसी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, क्यों आखिर गॉस थ्योरम को डेराइव किया गया। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले हम केवल उसका एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि आखिर गॉस थ्योरम क्या थी। तो गॉस ने हमें बताया था कि जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से चारों तरफ से बाहर निकलती हैं, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेगी। तो आखिर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है ये कितनी होगी, इसको गॉस ने बताया फ्लक्स के थ्रू कि यदि हम इस चार्ज को किसी एक सरफेस के अंदर बंद कर दें तो इससे जितना भी फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा वो इस सेंट्रल वाले चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। तो बस इसी की हेल्प से हम बहुत सारे फिनोमेना को प्रूव करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है गॉस थ्योरम का, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज मतलब पास से देख रहे हो एक बहुत छोटा सा चार्ज, लेकिन मैं इतना छोटा बनाऊंगा तो आपको शायद दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये रहा मेरा पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हो गॉस थ्योरम की हेल्प से। कैसे? हमने मान लिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये है Q और इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से बाहर निकल रही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स का फॉर्मूला है Q/एप्सिलॉन, या इसे मैं लिख सकता हूँ Q/एप्सिलॉन 0K। अब फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = E × ds cos थीटा। तो अब हमें यहाँ पर इस ds और इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन जितना भी एंगल बनाती होगी, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो अभी हमें थीटा कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। तो हम थीटा की जगह 0 पुट कर सकते हैं। तो थीटा = हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा phi = E × ds। और इस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 = 1। अब हमें फाइंड करना है कि सरफेस एरिया कितना होगा ये। तो ये एक स्फीयर है और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। इस फाई की जगह रख देंगे हम Q/एप्सिलॉन 0K और इस E की जगह E और इस ds की जगह 4πr²। तो ये हमें आगे मिल जाएगा। यहाँ से हम E का वैल्यू निकालेंगे तो E = Q/एप्सिलॉन 0K × 4πr²। अब हम इसे सुंदर तरह से लिख लेते हैं। कैसे? 1/4πएप्सिलॉन 0K 4πएप्सिलॉन 0K इंटू यहाँ बचा Q और यहाँ r²। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई एक पॉइंट चार्ज से, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन रहा। इसके बाद हम देखते हैं गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, जो कि है टू डिराइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव करेंगे। हमने इससे पहले क्या किया था? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की हेल्प से गॉस थ्योरम को प्रूव किया था। तो अब हमें उसी को वापस से पीछे लाना है। हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से, जो कि है phi = Q/एप्सिलॉन 0K, इसकी हेल्प से हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव करना है। तो हम वापस से मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और इसके पास हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 को ला रहे हैं। तो
उसके कारण इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। और वही पुराना प्रोसेस, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटू डी एस। और क्योंकि हमने इस सरफेस को भी स्फेरिकल माना है तो इसके लिए भी वापस वही डी एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बस अब इस फाई की वैल्यू ये वाली रख दो तो हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हम इस ई का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके लिए इन सबको नीचे भेज देते हैं, हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सॉरी इज इक्वल्स टू ई। तो ई इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन, और इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन चार्जेस, वो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट और ई का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें F का वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 नहीं, Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब हम इसका थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, बहुत लंबा कंडक्टर है, यहां से मान लो आकाश तक, बहुत लंबा, और इसको मैंने क्या कर दिया, एक चार्ज कर दिया, पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज। अब इन पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी बनेगी, कुछ इधर की तरफ जाती हुई, कुछ इधर की तरफ जाती हुई। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। वैसे पीछे भी बनेगी। वैसे हर एक पॉजिटिव चार्ज से यदि एक ये ऊपर की तरफ जाएगी तो दूसरी नीचे की तरफ आकर उसे कैंसिल कर देगी। तो इस तरह से ऊपर या नीचे की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकलेगी, केवल सारी लाइंस इधर की तरफ जाएंगी। अब यदि इसमें हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये तो ओपन है। तो हम मान लेते हैं कि इसे हमने सिलेंड्रिकल शेल में क्लोज कर दिया है, और ये सिलेंड्रिकल शेल इमेजिनरी है, वास्तविकता में ये नहीं है। ये रही इमेजिनरी शेल, और इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और इसकी हाइट है स्मॉल एल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू डी एस कॉस थीटा। ये हमने पहले प्रूव किया है, ये रहा। अब क्योंकि इसमें फ्लक्स तीन सरफेस से बाहर जाएगा, एक ये ऊपर वाला ढक्कन, एक ये नीचे वाला ढक्कन, और एक ये वाली सरफेस जो इस तरह से इसके चारों ओर एक शीट है। तो इस सरफेस का मैं जो एरिया है इसे कंसीडर कर लेता हूँ ds1। ये जो गोल गोल ढक्कन है इसका एरिया कंसीडर कर लेते हैं ds2, और ये जो नीचे वाला ढक्कन है इसका एरिया कंसीडर कर लेते हैं हम ds3। और अब बात आई इस थीटा की, तो हम थीटा कैसे फाइंड करते हैं, तो जो कोई भी सरफेस हो
हम उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमने इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और अब इस परपेंडिकुलर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना एंगल बना रही है? तो आप देखिए यहाँ पर जो थीटा है ये है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। वैसे ही अब हमें क्या करना है, इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसका परपेंडिकुलर कैसा बनेगा? ऐसा। और इस परपेंडिकुलर से इस इलेक्ट्रिक लाइन का एंगल कितना हो जाएगा? इसको हम कह देते हैं θ2 = 90 डिग्री। वैसे ही अब इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका इस लाइन से कितना एंगल है? वापस वही θ3 = 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ds1 ds2 ds3 θ1 θ2 θ3 मिल गए। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। फाई = हो जाएगा E × ds1 cos θ1। हर सरफेस के लिए डिफरेंट फ्लक्स। E × ds2 cos θ2, और वैसे ही E × ds3 cos θ3। तो फाई = हो जाएगा। अब ये जो θ1 θ2 θ3 है इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। E × ds1 cos θ1 का वैल्यू θ1 ये रहा 0, प्लस E × ds2 cos θ2। तो θ2 का क्या वैल्यू है? θ2 ये रहा 90 डिग्री। हम इस θ2 की जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं, प्लस E × ds3 cos θ3। तो θ3 का क्या वैल्यू है? वापस से 90 डिग्री। तो फाई = हो जाएगा E × ds1 × cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है आजकल? 1। तो ये हो गया, प्लस E × ds2। तो इसमें cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये रहा 0, प्लस E × ds3 cos 90। cos 90 की वैल्यू वापस से 0। तो ये क्या हो जाएगा? फाई = E × ds और ds1। तो ds1 ये जो है ये वाला एरिया है, ऐसा वाला एरिया। तो इस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πrl। तो बस पुट कर देते हैं इस ds1 की जगह 2πrl। तो हमें मिल जाएगा फाई = E × 2πrl। और इस फाई की जगह हम पुट कर देते हैं Q/ε0 के। तो ये हो जाएगा Q/ε0 के E = 2πrl। यहाँ से इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इन सबको नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा E = Q/ε0 के × 2πrl। और एक टर्म होती है इस Q और इस L को मिलाकर, Q/L = लैम्डा, जो कि होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें E का फॉर्मूला मिल जाएगा Q/L की वैल्यू लैम्डा, और इसके अपॉन में क्या बचा है? ε0 के × 2πr। ये हमें वैल्यू मिल गया, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये रहा थर्ड एप्लीकेशन। इसके बाद हम फोर्थ एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसमें इस कंडक्टर की जगह एक शीट को हम पुट करेंगे, फिर देखते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है।